हेलो एवरीवन, वेलकम टू यस ऑफिसर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपके साथ शिवम गुप्ता और आज हम कंटिन्यू करेंगे अपनी क्रैश कोर्स सीरीज को। इसमें देखेंगे हम यूनिट 8, 9 और 10। 7 यूनिट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इन 3 यूनिट से आप लगभग 6 से 7 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने एग्जाम के अंदर। बिफोर स्टार्टिंग टुडेज क्लास, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। डू लाइक द वीडियो अगर आपको यूजफुल लगती है तो, और अपने फ्रेंड्स के साथ इस पूरी प्लेलिस्ट को जरूर शेयर करें, जिससे उनकी भी थोड़ी मदद हो पाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। एवोल्यूशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए जरूरी है पैसे का फ्लो होना। वर्ल्ड इकोनॉमी में पैसा एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाता है, कंट्री एक्स से कंट्री वाई में पैसा कैसे जाएगा। या तो ग्लोबल ट्रेड होगा, या फिर लोग घूमने फिरने जाएंगे, टूरिज्म होगा। ठीक है। अब सपोज आप जो इंडिया में रह रहे हो, ये आपका नाम है अभी के लिए, आप जाते हो यूएई। ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे कैसा पैसा है, इंडियन रुपीज में है, आपके पास दिरहम में तो नहीं है। तो आप यूएई में जाकर कैसे स्पेंड कर पाओगे। आपको कोई ना कोई इंस्टीट्यूशन ऐसा चाहिए जो आपके इंडियन रुपीज को कन्वर्ट कर दे दिरहम के अंदर। या अगर आप यूएस जाते हो तो आपको डॉलर्स चाहिए। ऐसे ही अगर कोई पर्सन यूएई में काम करता है और वो इंडिया में पैसा भेजता है, तो कोई तो इंस्टीट्यूशन चाहिए जो इसका ट्रैक रिकॉर्ड रखे, जो इसको कन्वर्ट करे। क्योंकि दिरहम तो यहाँ पर काम आएंगे ही नहीं, यहाँ पर इंडियन रुपी काम आएगा। यहाँ पर डॉलर्स काम नहीं आएंगे, यहाँ पर इंडियन रुपी काम आएगा। सिमिलरली यूएई में इंडियन रुपी काम नहीं आएगा, दिरहम काम आएगा। तो कोई ना कोई स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन चाहिए। प्लस हर एक फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है हर एक कंट्री का, वो अलग अलग होता है। इंडिया का अलग होगा, नेपाल का अलग होगा, यूएसए का अलग होगा। तो डेवलप कंट्रीज का अलग है, डेवलपिंग का अलग है, और थर्ड वर्ल्ड इकोनॉमीज का अलग है। तो प्रूडेंटली मैनेज करना बहुत जरूरी हो जाता है। जो आपका फॉरेन एक्सचेंज है, इंडिया के अंदर भी आजादी से पहले इसको कंट्रोल कमोडिटी की तरह ट्रीट करा जाता था। बड़ा जरूरी था कि हम अपने फॉरेन एक्सचेंज को बचाएं। तो डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स आए थे फॉरेन एक्सचेंज को बचाने के लिए। जैसे ही इंडिया आजाद हुआ, 1947 के अंदर एक एक्ट आया, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। व्हाई आई एम फोकसिंग ऑन दिस वर्ड रेगुलेशन, क्योंकि उसको रेगुलेट करा जाता था उस टाइम पे, प्रोटेक्ट करा जाता था फॉरेन करेंसी को। 1973 के अंदर एक कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन आई, अगेन इट वाज फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, जिसने 47 वाले को रिप्लेस कर दिया। इसमें जो रूल्स थे वो स्ट्रिक्ट थे। फॉरेन एक्सचेंज के अगेंस्ट जो ऑफेंसेस थे, उनकी पनिशमेंट जो थी वो क्रिमिनल पनिशमेंट थी। अब जैसे जैसे टाइम बीता, वैसे वैसे थोड़ा सा ईज डाउन हुई चीजें। हमारा फॉरेन एक्सचेंज अच्छा हुआ, बेटर हुआ। तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट को लेकर आए। फेमा आया था, एनैक्ट हुआ था 1999 में, और इट वाज इफेक्टिव फ्रॉम 2000। तो उसने फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट को चेंज करा फ्रॉम द ईयर 2000। अब क्या है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। अब हम मैनेज कर रहे हैं, अब हम रेगुलेट नहीं कर रहे। इस एक्ट ने थोड़ा सा ईज डाउन करा चीजों को। जो पहले क्रिमिनल ऑफेंस होता था उसको सिविल ऑफेंस करा, क्रिमिनल ऑफेंस को सिविल ऑफेंस करा, थोड़ी चीजें लिबरलाइज करी। और जो भी डब्ल्यूटीए का फ्रेमवर्क था उसको ध्यान में रखते हुए इस एक्ट को बनाया गया था। ये एक्ट कहां पर एप्लीकेबल होता है, पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होता है एक्सेप्ट गिफ्ट सिटी। ठीक है। अगर कोई एक्सटेंट पूछ ले एग्जाम में कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट एक्सटेंड्स टू, ऑप्शन आ जाएंगे इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, इंडिया एक्सेप्ट नागालैंड, इन होल ऑफ इंडिया, या इंडिया एक्सेप्ट गिफ्ट सिटी। तो आपको क्या मार्क करना है, होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट गिफ्ट सिटी। ठीक है। तो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। अब मेन फीचर्स क्या थे इसके, कौन रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, कौन रेगुलेट करता है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो रूल्स बनाती है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में, जिससे रिस्ट्रिक्शंस आप प्लेस कर सकते हो कि कितना पैसा आप इंडिया से बाहर ले जा सकते हो, कितना पैसा आप इंडिया में ला सकते हो, पर उसकी क्या लिमिट्स हैं, कैसे डिक्लेयर करना है। कोई भी पैसा जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यूज ना हो। कौन सा इंस्टीट्यूशन जो है वो काम करता है, वो होते हैं ऑथराइज्ड पर्संस।
ऑथराइज पर्सन इंक्लूड ऑथराइज डीलर्स, मनी चेंजर्स, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट्स। तो जो ऑथराइज पर्सन है, आपको अगर फॉरेन एक्सचेंज की कोई ट्रांजेक्शन करनी है, कुछ करेंसी को चेंज करना है, तो आप किसके थ्रू करोगे? ऑथराइज पर्सन के थ्रू ही करोगे। आरबीआई को एम्पावर करा गया फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंदर कि आरबीआई रूल्स बना सकता है करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन रिलेटेड, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन रिलेटेड, जो भी पेमेंट्स हैं, रिसिप्ट्स हैं आउटसाइड इंडिया, जो भी इंडियन पर्सन कर रहे हैं, या फिर अगर कोई एनआरआई है, कोई पीआईओ है, कोई ओसीआई है, एनआरआई नॉन रेजिडेंट इंडिया, पीआईओ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ओसीआई ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर कोई ऐसा पर्सन ट्रांजेक्शन कर रहा है तो कितनी ट्रांजेक्शन कर सकता है, तो ये सब कुछ इंक्लूड करा गया। सिविल ऑफेंस बनाए गए क्रिमिनल ऑफेंस को। तो ये सारे मेन फीचर्स थे इस फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देख लेते हैं। किसके थ्रू होता है? ऑथराइज डीलर्स के थ्रू होता है। ऑथराइज पर्सन इंक्लूड ऑथराइज डीलर। कहां पर दे रखा है ऑथराइज डीलर कर सकता है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में ही दे रखा है। ऑथराइज डीलर बेसिकली एक ऐसा पर्सन होता है हु इज ऑथराइज्ड अंडर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ऑथराइज डीलर की 3 कैटेगरीज होती हैं, AD1, AD2 और AD3। जो AD1 होता है वो सारी ट्रांजेक्शन, जितनी भी ट्रांजेक्शन आरबीआई परमिट करता है, बीट कैपिटल अकाउंट, बीट करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्या होता है, करंट अकाउंट क्या होता है, वो भी 2 सेकंड के अंदर समझाता हूं। पहले ये समझ लो कि जो AD1 है ये सुप्रीम है इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। जितनी भी ट्रांजेक्शन हो सकती हैं, जितनी भी परमिसेबल हैं, वो AD1 करवा सकता है। AD2 जो होता है वो नॉन ट्रेड रिलेटेड करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स करवाता है। जैसे कि आपको बाहर घूमने जाना है, आपको बाहर पढ़ाई करने जाना है, बिजनेस विजिट के लिए आपको बाहर जाना है, तो ये सारी ट्रांजेक्शन्स जो हैं किसके थ्रू होंगी? AD2 के थ्रू होंगी। और AD3 जो होता है स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन्स प्रोवाइड करी गई हैं, वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन्स को AD3 जो है वो अंडरटेक कर सकता है। अब बात करते हैं कैपिटल अकाउंट की, करंट अकाउंट की। कैपिटल अकाउंट बेसिकली एक ऐसा ट्रांजेक्शन होता है जिससे आपकी एसेट या लाइबिलिटी चेंज हो जाती है। जैसे आपने यूएई में घर खरीद लिया, तो ये क्या है? ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन है। ऐसे ही सिमिलरली एक पर्सन थे, पर्सन एक्स। जो पर्सन एक्स है वो यूएस सिटीजन है और उन्होंने इंडिया में घर खरीद लिया। तो पर्सन हु इज नॉट अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हु इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, एंड इफ ही बॉट अ हाउस इन इंडिया, तो एक इन्वेस्टमेंट हो गई, एसेट जो है वो ऑल्टर हो गया। सिमिलरली अगर आपने बाहर से कहीं से लोन लिया है, ओवरसी ब्रांच से कहीं से लोन लिया है फॉर बिजनेस, तो ये क्या? लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई। आपने इन्वेस्टमेंट्स करे हैं ऐसे आप बाहर, जिससे आपके एसेट्स चेंज होते हैं, आपकी लाइबिलिटीज अगर चेंज होती हैं तो वो क्या कहलाते हैं? कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन को कहते हैं। करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन वो ट्रांजेक्शन होते हैं जो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन नहीं होते। ये कैसी सी बात हुई है ना? तो ऐसे ट्रांजेक्शन जिससे आपके एसेट्स या लाइबिलिटीज पे फर्क ना पड़े, ऐसे ट्रांजेक्शन होते हैं करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। जैसे कि आप बाहर घूमने गए, तो ये क्या है? ये करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है। अगर आपके सन या आपका ब्रदर बाहर पढ़ाई करने गए हैं, आपने उनको पैसा भेजा है इंडिया से कि लिविंग एक्सपेंसेस हैं, तो पेरेंट्स को भेजा है, स्पाउस को भेजा है या चिल्ड्रन को भेजा है, तो ये क्या है? तब ये करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है। फॉर एग्जाम्पल एक मिस्टर एक्स है, इनके बेटे जो हैं वाई, वो पढ़ाई करने गए हैं यूके, ठीक है? तो अब इनको रहने के लिए कुछ खर्चा लगेगा, खाने पीने के लिए खर्चा चाहिए, तो ये कौन भेज रहे हैं? एक्स, इनके फादर भेज रहे हैं। तो अगर कोई भी पर्सन अपने पेरेंट्स को भेजता है, अपने स्पाउस को भेजता है, अपनी वाइफ को या अपने हस्बैंड को, या फिर अपने चिल्ड्रन को भेजता है, ऐसे रेमिटेंसेज जो है वो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन में आते हैं। या आप इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हो, लोन तो आपने ले लिया, लोन कहाँ जाएगा? कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन में जाएगा, पर इंटरेस्ट उसकी जो पेमेंट हो रही है वो क्या है? वो एक करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है, ठीक है? तो ऐसे अगर फॉरेन ट्रेड रिलेटेड आप कोई ट्रांजेक्शन पेमेंट कर रहे हो, शॉर्ट टर्म कोई बिजनेस या क्रेडिट फैसिलिटी के रिलेटेड कोई पेमेंट कर रहे हो, आप फॉरेन ट्रैवल के वजह से कर रहे हो, एजुकेशन के लिए कर रहे हो, या फिर मेडिकल केयर के लिए कर रहे हो, तो ये क्या है? ये करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन होती है। अब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है? जो बेसिकली पर्सन है जो इंडिया के बाहर रह रहे हैं, आउटसाइड इंडिया, दे आर नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया, दे आर नॉट रेजिडेंट ऑफ इंडिया, अगर वो इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं
किसी भी कंपनी के अंदर, कैपिटल इंस्ट्रूमेंट के अंदर या इक्विटीज के अंदर, तो क्या होता है, ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है। कितना कर सकते हैं, 10% कर सकते हैं। इक्विटी में कर रहे हैं तो इक्विटी की पेड अप कैपिटल देखेंगे, और अगर कैपिटल इंस्ट्रूमेंट में कर रहे हैं तो कैपिटल की जो वैल्यू है, पेड अप वैल्यू, उसको हम देखते हैं। अब पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया कौन होता है? इससे पहले एक चीज आपकी समझनी बहुत जरूरी है, जो आपके यूनिट 9 और 10 में भी जब हम इस क्लास के अंदर पढ़ेंगे, जानना जरूरी है कि एनआरआई कौन होता है और पीआईओ कौन होता है। एनआरआई नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, ऐसा पर्सन जो इंडिया का सिटीजन तो है, ये इंडियन सिटीजन है, पर इंडिया में रहता नहीं है, ये बाहर गया हुआ है काम करने के लिए, बिजनेस करने के लिए। ये कौन है? एनआरआई है, ठीक है, जो इंडियन सिटीजन तो है पर इंडिया में रहता नहीं। पीआईओ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ये कौन होते हैं? ये वो पर्सन होते हैं जो ना इंडिया के सिटीजन है और जो ना इंडिया में रहते हैं, और ना इंडिया के रेसिडेंट हुए, ना इंडिया के सिटीजन हुए। तो सर ये इंडिया से कैसे रिलेटेड हुए? इनके जो फोर फादर्स थे, या इनके जो रूट्स हैं, वो इंडिया से कनेक्टेड है। जैसे इनके फादर इंडिया में पले बड़े और फिर बाहर चले गए, ऐसे, या फिर इनके ग्रैंडफादर इंडिया में पले बड़े, या इनके ग्रेट ग्रैंडफादर इंडिया में पले बड़े, तो ये क्या है? ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होते हैं। अब बात करते हैं पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया की। कौन होता है पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया? बेसिकली एक ऐसा पर्सन जो इंडिया में 182 डेज तक रहा है, ठीक है, जिस जो भी 182 डेज में रहा है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, तो वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होता है। इसमें दो कैटेगरीज इन्वॉल्व नहीं होती। नंबर वन, एक ऐसा पर्सन जो बाहर गया है, या तो एम्प्लॉयमेंट के लिए गया है, या बिजनेस करने के लिए गया है, या फिर एक अनसर्टेन पीरियड के लिए गया है। पर्सन इंडिया का था, रहता इंडिया में था, पर वो बाहर चला गया, पढ़ने के लिए चला गया, एम्प्लॉयमेंट लेने चला गया, सॉरी, या तो एम्प्लॉयमेंट लेने चला गया, या बिजनेस करने चला गया, या फिर अनसर्टेन टाइम के लिए चला गया। ऐसे पर्सन को आप पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया नहीं बोलोगे। सिमिलरली अगर कोई बाहर का पर्सन इंडिया में आके रहता है, सो टूरिस्ट अगर है, तो वो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया नहीं होगा। पर अगर वो इंडिया में नौकरी करने के लिए आया है, फॉर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आया है, एज एम्प्लॉय आया है, या फिर बिजनेस करने आया है, और या फिर ऐसे टाइम पीरियड के लिए आया है जो उसको पता नहीं क्या वो वापस कब जाएगा, वो पर्सन इन रेसिडेंट इन इंडिया हो सकता है। तो ये तो बात रही नेचुरल पर्सन की। अब आर्टिफिशियल पर्सन की बात करते हैं, यानी कंपनीज की। अगर कोई भी कंपनी इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है या इंडिया में रजिस्टर हुई है, तो वो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया आप उसको कह सकते हो। सिमिलरली अगर कोई कंपनी इंडिया में रजिस्टर्ड है और उसकी ओवरसीज ब्रांच बाहर है, एजेंसी है कोई बाहर, ब्रांच है बाहर, पर वो जो ब्रांच है कंट्रोल होती है इंडिया से ही, ऐसी ब्रांच को, ऐसे ऑफिस को भी आप क्या कहोगे? पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया कहोगे। या फिर ऐसी कोई ऑफिस, ऐसी कोई ब्रांच जो इंडिया में है, विच इज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, वो भी पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है। वो ऑफिस, वो ब्रांच, वो एजेंसी जो इंडिया के अंदर है, उसको आप क्या कहोगे? पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, उसको माना जाएगा। अब ब्रिंगिंग इन एंड टेकिंग आउट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ये देखो आती लक्ष्मी तो किसी को बुरी नहीं लगती। तो ब्रिंगिंग इन में तो आप कितनी भी करेंसी लेकर आ सकते हो, कितना मर्जी इनवर्ड रेमिटेंस जो है आप करवा सकते हो, कोई बुरा नहीं मानेगा, फॉरेन एक्सचेंज के लिए अच्छा है, बहुत अच्छी बात है आप लेकर आ रहे हो। पर आपको डिक्लेयर करनी पड़ेगी कस्टम अथॉरिटीज को, भाई मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं कर रहे, कहीं क्राइम प्रोसीड्स तो नहीं ला रहे, टेररिस्ट का पैसा हमको इंडिया के अंदर नहीं चाहिए। तो आपको डिक्लेयर करना पड़ता है, किसको? कस्टम अथॉरिटीज को। और किस फॉर्म में करना पड़ता है? करेंसी डिक्लेरेशन फॉर्म के अंदर आपको करना पड़ता है। क्या कोई एक्सेप्शन होती है इसकी? यस, देयर इज एन एक्सेप्शन। अगर आप यूएसडी 10,000 तक करेंसी नोट्स लेकर आ रहे हो, या फिर आप ट्रैवलर चेक वगैरह लेकर आ रहे हो, उस केस में आप 10,000 यूएस डॉलर तक ला सकते हो। पर अगर आप फॉरेन करेंसी नोट्स ला रहे हो, तो उस केस में आप 5,000 यूएसडी तक ला सकते हो, और इतने पैसे के लिए आपको कोई भी डिक्लेरेशन करने की जरूरत नहीं है। परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी फ्रॉम पब्लिक, जो भी ऑथराइज पर्सन होते हैं, जो भी आपके फ्रेंचाइजी होती हैं उनकी,
दे आर परमिटेड कि वो पब्लिक से पैसा खरीद सकती हैं। अब एक पर्सन एक्स बाहर से पैसा लेकर आए, तो अब इनको तो इंडियन रुपी चाहिए ना, तो ये कहाँ जाएंगे? ऑथराइज पर्सन के पास जाएंगे। अगर करेंसी डिक्लेरेशन फॉर्म इन्होंने साइन करा है उस वैल्यू से ऊपर है, तो ऑथराइज पर्सन इनसे सीडीएफ मांगेगा कि भाई आप करेंसी डिक्लेरेशन फॉर्म जो है वो प्रोवाइड कर दो। तो ये उसको प्रोवाइड कर देंगे, ये इनको आईएनआर में पैसे दे देगा। वेल एंड गुड। कैश में पेमेंट्स हो सकती हैं। अगर रेसिडेंट से पैसा खरीद रहे हो तो यूएसडी 1000 तक आप कैश में उसको दे सकते हो, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन इट। और नॉन रेसिडेंट से खरीद रहे हो, अब कोई घूमने इंडिया आया है, उसको भी तो इंडियन रुपी की जरूरत है ना, तो उससे भी पैसा जो है वो ले लेते हैं, फॉरेन करेंसी आप ले सकते हो, जो ऑथराइज पर्सन है वो चेंज करके दे देते हैं। कितना ले सकते हो उनसे? यूएसडी 3000, 3 गुना ज्यादा ले सकते हैं। ठीक है। और जब इनको आप आईएनआर देते हो, बेसिकली आपने इनको रुपी सेल करा है, ठीक है, तो डॉलर के अगेंस्ट आपने इनको रुपी अगर सेल करा है, तो एक एनकैशमेंट सर्टिफिकेट देते हो कि आपने मेरे को डॉलर्स दिए, मैंने आपको रुपी जो है वो बेचे हैं, ठीक है, तो उसके लिए आप इनको एनकैशमेंट सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराते हो। अब बात करते हैं टेकिंग आउट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। भाई पैसा आता तो अच्छा है, जाना नहीं चाहिए। फॉरेन एक्सचेंज इतने भी अच्छे नहीं हो हमारे कि आप बिल्कुल सारा पैसा बाहर ले जाओ, है ना, तो टेकिंग आउट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज पे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। सेल अगेंस्ट रिकन्वर्जन ऑफ इंडियन करेंसी। अब जो जिससे हमने नॉन रेसिडेंट से पैसा खरीदा था, डॉलर खरीदे थे अगेंस्ट इंडियन रुपी, तो ऑथराइज पर्सन के पास गया था, ये पर्सन का नाम ए बी नहीं रखेंगे, इनका नाम रखेंगे टॉम। ठीक है। टॉम जो है वो यूएस के सिटीजन है, वो इंडिया घूमने आए, यूएस डॉलर साथ लेकर आए, यूएस डॉलर ऑथराइज पर्सन को दिए, ऑथराइज पर्सन ने इनको क्या दिए? आईएनआर दिए। ठीक है। आईएनआर के साथ साथ दिया इनकैशमेंट सर्टिफिकेट कि आपको हमने पैसा बेच दिया। अब मिस्टर टॉम जा रहे हैं वापस, इनके पास आईएनआर बच गए हैं। अब ये क्या करेंगे इंडियन रुपीस का? इन्हें तो वापस यूएस जाना है, तो अब क्या करेंगे? वापस आएंगे ऑथराइज पर्सन के पास कि आई वांट टू टेक माय डॉलर्स बैक, हेज योर रुपीज। तो ऑथराइज पर्सन क्या करेगा? ठीक है, प्रेजेंट योर एनकैशमेंट सर्टिफिकेट। एनकैशमेंट सर्टिफिकेट दिया था ना, तो वो आप लाके दे दो, हम आपको वापस करके दे देते हैं। तो जितना ये लेकर आए थे उससे ज्यादा लेकर नहीं जाने देना, ये भी याद रखना। जो इंडिया में पैसा लेकर आया है और जितना लेकर आया है, अगर मानो एनआरआई आया है इंडिया में, लेकर आया अपने साथ एईडी 1000, वो कह रहा मैं लेकर जाना चाहता हूँ एईडी 2000, तो ये आप हमारे पास से पैसा क्यों लेके जा रहे हो दिरहम में? परमिसेबल होगा? नहीं होगा भाई, नहीं लेके जाने देना। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ जितना लाए थे उतने तक ले जाओ, वो भी बहुत है, थोड़ा बहुत खर्च लेना यहाँ पर। ठीक है, तो उनको उससे ज्यादा परमिट नहीं करना। और अगर वो वैलिड एंड कैश में सर्टिफिकेट देते हैं तो आप उनका चेंज कर सकते हो अमाउंट को, नंबर वन। नंबर टू, किस केस में एनकैशमेंट सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती? अगर 10,000 रुपए तक का कन्वर्जन है आईएनआर का, ठीक है, और डिपार्चर होने वाला है, ये पक्की बात है कि इनको जो है वापस जाना है 7 डेज के अंदर अंदर, तो इनका आप बिना एनकैशमेंट सर्टिफिकेट के भी कर सकते हो, प्रोवाइडेड जो ऑथराइज पर्सन है सेटिस्फाइड कि इनका जो एनकैशमेंट सर्टिफिकेट है वो खो गया है और वो बोनाफाइड रीजन की वजह से हमारे सामने प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। अगर ही सेटिस्फाइड, तो उस केस के अंदर वो उसको कन्वर्ट करके दे देंगे बिना एनकैशमेंट सर्टिफिकेट के भी। अब फॉरेन टूरिस्ट है, वो रिकन्वर्ट करा सकता है 50,000 रुपए तक, तब करा सकता है जब उसके पास वैलिड पासपोर्ट हो, वैलिड वीजा हो, एयर टिकट्स का कंफर्मेशन हो कि उसका डिपार्चर हो रहा है 7 दिन के अंदर अंदर, और एटीएम से पैसा इसने निकाला था, एटीएम की रिसिप्ट भी इसको चाहिए होगी, जो विड्रॉल रिसिप्ट थी वो ये इसको प्रोड्यूस कराना पड़ेगा अलोंग विथ हिज डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, जो भी इसने यूज करा था पैसे को निकालने के लिए, वो इसको प्रोवाइड कराना पड़ेगा। इनवर्ड रेमिटेंस, इनवर्ड रेमिटेंस का मतलब होता है इंडिया के अंदर पैसा आना, मतलब किसी भी फॉरेन कंट्री से जब हमारी कंट्री में पैसा आता है उसको कहते हैं इनवर्ड रेमिटेंस, जो आ रहा है। ठीक है, इनवर्ड बेसिकली ट्रांसफर ऑफ मनी मेड टू अ कंट्री, यहां पर आप इंडिया मानो हमारे लिए, फ्रॉम एनी फॉरेन कंट्री। ठीक है, किसी भी कंट्री से
अगर पैसा आता है एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर, उसको कहते हैं इनवर्ड रेमिटेंस। सिमिलरली अगर उस कंट्री से, अगर इंडिया से पैसा बाहर जा रहा है, उसको क्या कहेंगे? आउटवर्ड रेमिटेंस। ठीक है, तो इनवर्ड रेमिटेंस अगेन आती लक्ष्मी है, तो सबको अच्छी लगेंगी, कोई मना नहीं करेगा इनवर्ड रेमिटेंस के लिए। तो इनवर्ड रेमिटेंस जो भी आपको आई है, कोई पर्सन बाहर काम कर रहा है, वो अपने घर पे पैसा भेजता है, लिविंग एक्सपेंसेस भेजता है, मेडिकल एक्सपेंसेस भेजता है, या फिर कोई बिजनेस कर रहा है, उसका पैसा आ रहा है, तो उसको रिकन्वर्ट कराना होता है ऑथराइज्ड एंटिटी के साथ 180 दिन के अंदर अंदर। वो रिटेन कर सकता है कितना? 2000 यूएसडी तक रिटेन कर सकता है। ठीक है, इतना परमिसेबल होता है, इतना आप अपने पास रख सकते हो। इससे ज्यादा का है तो आपको 180 डेज के अंदर उसको कन्वर्ट कराना पड़ता है। 180 डेज में भी अगर नहीं करवाया, उसके बाद भी जाके करवाना चाहते हो तो परमिसेबल होता है। ऐसा नहीं होता कि आपके पैसे को कन्वर्ट नहीं करेंगे, कन्वर्ट कर देते हैं। फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस सर्टिफिकेट इंडिविजुअल्स को नहीं चाहिए होता। बिजनेस रिलेटेड अगर कोई ट्रांजेक्शन हुई है, उसके लिए आपको चाहिए होता है फॉर टैक्स कंसेशन। अगर किसी ने कोई लिविंग एक्सपेंसेस भेजे हैं, रेमिटेंसेस करे हैं अपने घर परिवार में, तो उस केस के अंदर नहीं चाहिए होता। बिजनेस रिलेटेड रेमिटेंस अगर हुए हैं, तो उस केस में चाहिए होता है फॉर टैक्स कंसेशन। ठीक है, फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस सर्टिफिकेट। इनवर्ड रेमिटेंस पैसा आ किस किस मेथड से सकता है? तो बैंक वायर ट्रांसफर हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक मोड से आ सकता है। 2 दिन के अंदर अंदर पैसा जो है वो आ जाता है इसमें। बैंक मनी ऑर्डर हो सकता है, जैसे पोस्टल मनी ऑर्डर होते हैं वैसे ही बैंक मनी ऑर्डर होता है, उस केस में आ सकता है। फॉरेन करेंसी चेक्स में आ सकता है, 20 से 25 दिन करीब लगते हैं। तो फॉरेन करेंसी का अगर कोई चेक है तो उससे भेज सकता है। और जहां पर हमको नहीं पता पर्सन का, कि जो पर्सन की ऑथेंटिसिटी है, जेन्युइननेस है, वो आपको नहीं पता, और आप उनके साथ बिजनेस कर रहे हो, तो उस केस में आप क्या करोगे? इस केस में आप फॉरेन करेंसी ड्राफ्ट को लोगे। इट इज सिमिलर टू बैंक डिमांड ड्राफ्ट। ठीक है, 21 दिन के अंदर इसमें पैसा आ जाता है। रेमिटेंस कार्ड प्री लोडेड कार्ड्स होते हैं बेसिकली, जो आप अपने रिलेटिव को दे सकते हो, कि वो प्री लोडेड कार्ड में, कि उसमें ऑलरेडी पैसा जो है वो डाला हुआ है, वो उसको यूज कर सकते हैं। अ, किसी भी गुड्स खरीदने के लिए मर्चेंट के पास उसको यूज कर सकते हैं, या डायरेक्ट डिपॉजिट और एसीएच ट्रांसफर कर सकते हैं, जहां पर रेमिटेंस की फ्रीक्वेंसी जो होती है वो रेगुलर होती है, फ्रीक्वेंट रेमिटेंसेस होते हैं। उस केस में आप डायरेक्ट डिपॉजिट या एसीएच ट्रांसफर को यूज कर सकते हो, या बैंक टू बैंक ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, आउटवर्ड रेमिटेंसेस, अब जा रहे हैं इंडिया से पैसा बाहर। अब थोड़ा सा सोचने का विषय हमारे लिए। ठीक है, तो जो आउटवर्ड रेमिटेंसेस हैं ये कैसे गवर्न होते हैं? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रूल्स से गवर्न होते हैं। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट कब आया था इफेक्ट में? 2000 में आया था। तो इसके जो रूल्स हैं वो भी 2000 में आए थे। 3 टाइप की कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन को, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 एंड शेड्यूल 3। शेड्यूल 1 ट्रांजेक्शन वो होती हैं जो प्रोहिबिटेड होती हैं, ये ट्रांजेक्शन आप कर ही नहीं सकते। जैसे आपको लॉटरी में पैसा लगाना है, या रेसिंग का पैसा, रेसिंग में आपको पैसे लगाना है, या बैंड मैगजीन्स आपको खरीदनी है, बैंड पूल्स में आपको पैसा लगाना है, तो ये क्या है? ये प्रोहिबिटेड है ऐसी ट्रांजेक्शन। शेड्यूल 2 ट्रांजेक्शन होती हैं जो आप कर सकते हो, बट आपको प्रायर परमिशन चाहिए कंसर्न मिनिस्ट्री के, डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया की। जैसे कि आपको कोई फॉरेन प्रिंट मीडिया के अंदर कोई एडवर्टीजमेंट देनी है, तो आपको मिनिस्ट्री की जो है अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी। शेड्यूल 3 ट्रांजेक्शन वो होती हैं जो स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड सीलिंग तक आप कर सकते हो, यूएसडी 2,50,000। इस फिगर को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है आपके लिए। तो ये ट्रांजेक्शन होती हैं ऑथराइज डीलर्स को परमिट होती है फॉर स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन। जैसे आपको घूमने जाना है, तो वो शेड्यूल 3 ट्रांजेक्शन है। लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम जो है, जो 2004 में आई थी, उसने शेड्यूल 3 ट्रांजेक्शन को ही सब्स्यूम करा था। घूमने जाना है, गिफ्ट भेजना है, पढ़ने जाना है, ये सब क्या है? शेड्यूल 3 ट्रांजेक्शन है। ठीक है, तो प्रोहिबिटेड ट्रांजेक्शन कौन कौन सी हैं? लॉटरी में पैसा लगाना है, रेसिंग में पैसा लगाना है, राइडिंग में पैसा लगाना है, बैंड मैगजीन्स, फुटबॉल पूल्स में लगाना है, ऐसी कम डिविडेंड देना है जब आपके ऊपर डिविडेंड बैलेंसिंग रिक्वायर्ड है, उस केस में आपको डिविडेंड देना चाहते हो। ये एक्सपोर्ट आप कर रहे हो कहां पर? किसको? अंडर रुपी स्टेट क्रेडिट रूट के थ्रू आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, वो प्रोहिबिटेड है। कॉल बैक सर्विसेज, जो टेलीफोन सर्विसेज होती है, कॉल बैक सर्विसेज, उसके अंदर आप रेमिट करना चाहते हो पैसा, तो प्रोहिबिटेड है।
नॉन रेसिडेंट स्पेशल रुपया अकाउंट है आपका, उसका इंटरेस्ट आप भेजना चाहते हो बाहर, वो प्रोहिबिटेड है। तो ये सारी क्या है, जो शेड्यूल 1 की ट्रांजेक्शन होती है प्रोहिबिटेड होती है, ये रिस्ट्रिक्टेड नहीं होती, अलाउड नहीं होती, बैंड होती है ये। क्या होती है? बैंड, प्रोहिबिटेड है, रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, कंफ्यूज मत करना, ठीक है। शेड्यूल 2 ट्रांजेक्शन जैसे कल्चरल टूर के लिए जाना है, एडवर्टीजमेंट देनी है फॉरेन प्रिंट मीडिया के अंदर, रेमिट करना है फ्रेट या वेसल चार्टर जो हैं, जो पीएसयू ने चार्टर कर रखे हैं उसको करना है, टीवी चैनल्स में करना है, आपको पैसा डालना है, या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर में आपको पैसा डालना है, मेंबरशिप आपको चाहिए किसी प्रॉफिट एंड लॉस क्लब की, कोई मेंबरशिप आपको चाहिए, तो उस केस के अंदर आपको स्पेसिफिक कंसर्न मिनिस्ट्री की अप्रूवल की जरूरत पड़ती है। शेड्यूल 3 ट्रांजेक्शन जो होती हैं फॉरेन एक्सचेंज फैसिलिटीज होती हैं अंडर LRS, ये कब आया था? 2004 के अंदर थोड़ा सा लिबरलाइज करा था। और एलिजिबल कौन होता है LRS के लिए? इंडिविजुअल्स एलिजिबल होते हैं। आप सोचो कि HUF या कॉर्पोरेट पार्टनरशिप फर्म्स ये एलिजिबल नहीं होती हैं। एनुअल लिमिट इसकी होती है, एक साल में आप कितना पैसा जो है वो रेमिट कर सकते हो। आप 2,50,000 US डॉलर तक रेमिट कर सकते हो, और इससे ज्यादा भी कर सकते हो, पर उसके लिए आपको अप्रूवल चाहिए किसकी? RBI की। किस केस में कर सकते हो? अगर इमिग्रेशन है और इमिग्रेशन की जो कंट्री है वो चाहती है कि आप की जो पैसा है वो ज्यादा है, नंबर 1। नंबर 2, अगर मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए आप बाहर गए हो और हॉस्पिटल का जो बिल है वो हो सकता है इससे ज्यादा आ जाए, पॉसिबिलिटी है ना। या एजुकेशन के लिए बाहर गए हो जहां पर जो यूनिवर्सिटी है वो उससे ज्यादा चार्ज करती है फीस, एनुअल फीस उसकी, आपको डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने पड़ते हैं, प्रूफ तो चाहिए ना आरबीआई को भी कि आप सच बोल रहे हो या झूठ। तो डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं, पर आरबीआई जो है उस केस में अलाउ कर देता है। ऑथराइज डीलर कैटेगरी 2 किन किन ट्रांजेक्शन में डील करता है? प्राइवेट विजिट, तो नॉन ट्रेड रिलेटेड करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है ये, वीजा फीस, एजुकेशन फीस, बिजनेस ट्रैवल, कोई भी कॉन्फ्रेंस रिलेटेड आपको किसी का पैसा भरना है, कोई एजुकेशन टाइप रेमिटेंस, एग्जाम फीस है, इमिग्रेशन की फीस है, उसकी कंसल्टिंग फीस है, वीजा की फीस है, स्किल या स्किल असेसमेंट की फीस है असेस करने के लिए, ग्लोबल कॉन्फ्रेंस है, ठीक है, फिल्म शूटिंग है, इंटरनेशनल इवेंट या कोई ऑर्गेनाइजेशन फीस है। तो ये सारी जो चीजें हैं इसके लिए ऑथराइज डीलर कैटेगरी 2 जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। नॉन ट्रेड करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन जो है उसको कौन डील करता है? AD2 डील करता है। मेडिकल एक्सपेंसेस अगर NRI रिलेटिव्स के हैं तो रेसिडेंट पे कर सकता है उसको INR में, और जो NRI रह रहा है उसके बोर्डिंग के, लॉजिंग के, ट्रैवल के, इन सबके एक्सपेंसेस जो है वो पे कर सकता है। तो आउटवर्ड रेमिटेंस में यहाँ पर आ जाएगा। प्रोहिबिट क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज के लिए बाहर क्या नहीं जाना चाहिए? अगर आप नेपाल या भूटान घूमने जा रहे हो तो उस केस में उस ट्रैवल के लिए आप फॉरेन एक्सचेंज को ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। शेड्यूल 1 ट्रांजेक्शन जो थी उसके लिए नहीं कर सकते। तो जो ट्रांजेक्शन अगर आपने नेपाल या भूटान के रेसिडेंट के साथ करी है, एक्सेप्ट द ट्रांजेक्शन विच आर परमिटेड बाय जर्नल ऑफ स्पेशल परमिशन ऑफ RBI, तब तक आप नहीं कर सकते फॉरेन एक्सचेंज को ड्रॉ। इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड्स, तो जो भी ओवरसीज ब्रांचेस होती हैं वो इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड्स को इशू कर सकती हैं। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट की जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं वो इस पे अप्लाई नहीं होती हैं, पर आप इसको यूज इस पर्पस के लिए कर सकते हो, जिस भी पर्पस के लिए आप ऑथराइज डीलर के पास जा सकते हो उसी पर्पस के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। आप सोचो कि शेड्यूल 1 ट्रांजेक्शन के लिए इनको यूज कर लिया जाए तो वो परमिसेबल नहीं है, वो प्रोहिबिटेड आइटम जो है वो आप इंटरनेट पे नहीं खरीद सकते। मॉनेटरी सीलिंग लिमिट इसकी होती नहीं है, इंटरनेट के यूजेज पर इसकी कोई मॉनेटरी लिमिट नहीं होती है। आप नेपाल और भूटान में ट्रांजेक्शन्स नहीं कर सकते, अगेन दे आर प्रोहिबिटेड, ठीक है। तो इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड, अब डेबिट कार्ड, यहाँ जो पैसा जा रहा है आपके अकाउंट से जा रहा है वहां पर आपको एक क्रेडिट पीरियड मिल रहा था, तो जो ऑथराइज डीलर्स बैंक्स होते हैं वो इशू कर सकते हैं इंटरनेशनल डेबिट कार्ड्स को कैश विड्रॉल करने के लिए या पेमेंट मर्चेंट की सर्विस, पेमेंट मर्चेंट को पे करने के लिए। तो जो भी ओवरसीज में आप जाकर पैसे को विड्रॉ कर रहे हो या मर्चेंट्स को पे कर रहे हो उसके लिए आपको अलाउड होता है। जो परमिसेबल करंट अकाउंट लिमिट्स हैं वो इस पर लगती हैं। और अगेन जो भी प्रोहिबिटेड इंटरनेट परचेजेस हैं वो आप डेबिट कार्ड से भी नहीं कर सकते, वो आप क्रेडिट कार्ड से भी नहीं कर सकते। आउटवर्ड रेमिटेंस के अंदर ही अब एयरलाइन टिकट पेमेंट्स अगर होती हैं तो जनरली इनके पास ऑप्शन होता है कि वो
कन्वर्ट करा सकती हैं, क्योंकि जो एयरलाइंस है वो अलग अलग कंट्रीज में ट्रैवल करती हैं, तो ये जो है वो कन्वर्ट करवा सकते हैं जनरली। पर एडवाइस करा जाता है कि जब आप इंडियन सिटीज के लिए कर रहे हो तो आप ओवरसीज ब्रांच को अपने यूज ना करो, तो वो इनको एडवाइस करा जाता है। स्टोर कार्ड, वैल्यू कार्ड, स्मार्ट कार्ड्स ये लेकर जा सकते हैं, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो इशू हो सकते हैं। और जब इंडिया में वापस आ जाते हो आप, मिस्टर एक्स जो है वो बाहर गए थे और उसके लिए इन्होंने एक स्मार्ट कार्ड, एक प्रीपेड कार्ड पीपीआई लेकर गए थे, ठीक है। अब ये इंडिया में वापस आ गए। इंडिया में वापस आने के बाद इन्होंने कहा इसमें पैसे बचे हुए हैं, मेरे तो अब किसी काम के नहीं, मैं कन्वर्ट करा लेता हूँ आईएनआर में। तो क्या ये कन्वर्ट करा पाएंगे? करवा पाएंगे, पर इनको 10 दिन का कूलिंग ऑफ पीरियड मेंटेन करना पड़ेगा। यानी जब इन्होंने पीपीआई सबमिट कराया उसके 10 दिन तक इनको कोई भी पेमेंट नहीं होगी। कोई भी अगर चार्ज क्रिएटेड है और जो पे नहीं हुआ था इस पीपीआई से, उसको काट लिया जाएगा। एक 100 USD की जो फीस है वो इसमें से रोक के रखी जाएगी। कोई भी सर्विस चार्ज वगैरह है, कोई भी टैक्सेस हैं, वो इससे काटे जाएंगे। उसके बाद इनको पैसा दिया जाएगा। तो जो भी लास्ट ट्रांजेक्शन इन्होंने करी थी इस पीपीआई से, उससे 10 दिन तक इनको रुकना पड़ता है, ठीक है। लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम 2004 में आई थी। इसकी लिमिट जो है, इसने शेड्यूल 3 की जो ट्रांजेक्शन है उसको सबस्यूम करा था। 2,50,000 USD तक आप पैसा भेज सकते हो। एलिजिबल कौन होता है? इंडिविजुअल्स होते हैं, कॉर्पोरेट कंपनीज, पार्टनरशिप फर्म, एचयूएफ ये एलिजिबल नहीं होते हैं इसके अंदर। आप अपना अकाउंट बाहर खुलवा सकते हो, अपना फॉरेन करेंसी अकाउंट खुलवा सकते हो एलआरएस के अंदर पैसा भेजने के लिए। किसको भेजते हो आप ये पैसा? आप गिफ्ट के तौर पे भेज सकते हो, आप कोई रहता है उधर लिविंग एक्सपेंसेस दे रहे हो, कोई पढ़ने गया है, तो उसके लिए आप जो पैसा भेजते हैं वो एलआरएस के थ्रू भेजा जाता है, ठीक है। परमिसेबल अमाउंट कितना है? 2,50,000। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती नंबर ऑफ पेमेंट्स की, और आरबीआई की परमिशन के बाद आप लिमिट को एक्सीड भी कर सकते हो। तो इसके अंदर बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, सबकी जो लिमिट होती है वो लगभग यही होती है, कोई चेंज नहीं है लिमिट के अंदर। तो अगर एलआरएस की कोई भी लिमिट आपसे पूछी जाए, चाहे वो गिफ्ट हो, चाहे वो बिजनेस ट्रैवल हो, कॉन्फ्रेंस हो, आप एजुकेशन हो, मेडिकल हो, तो कितनी होती है? 2,50,000 पर हेड होती है। इंडो नेपाल रेमिटेंस स्कीम, तो दिस इज लास्ट टॉपिक फॉर यूनिट 8। ओके, इसके बाद 9 और 10 भी करना है। तो इंडो नेपाल रेमिटेंस स्कीम बेसिकली 2008 में आरबीआई ने इंट्रोड्यूस करी थी, जिसमें एनईएफटी का इकोसिस्टम यूज होता है और एसबीआई का पेमेंट गेटवे यूज होता है। एसबीआई का पेमेंट गेटवे। पर रेमिटेंस आप मैक्सिमम कितनी कर सकते हो? 2 लाख रुपए कर सकते हो, और वॉक इन कस्टमर है वो 50,000 कर सकता है, और वो इस ट्रांजेक्शन को 12 बार कर सकता है, ठीक है। 12 टाइम्स कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं कर सकता। वन वे पेमेंट होती हैं, ये इंडिया से नेपाल में दी जाती हैं। तो जो भी नेपाली वर्कर्स हैं, माइग्रेंट वर्कर्स जो इंडिया में आए हैं, उनके लिए स्कीम जो है वो लॉन्च करी गई थी। तो सेलियंट फीचर्स जो हैं, टारगेट ग्रुप कौन होता है? नेपाली माइग्रेंट्स होते हैं। इनिशियली वन वे रेमिटेंस होता है, इंडिया से नेपाल पैसा भेजा जाता है, नेपाल से इंडिया नहीं लाया जाता। सीलिंग 2 लाख की होती है, 50,000 की वॉक इन कस्टमर्स की होती है। पेमेंट होती है आईएनआर के अंदर, और फैसिलिटी जो है वो आप अकाउंट होल्डर और नॉन अकाउंट होल्डर दोनों को देते हो, पर उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको वेरीफाई करने पड़ते हैं। ना लेट्स मूव ऑन टू यूनिट नंबर 9। यूनिट 8 समझ आ गया? कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, ठीक है। यूनिट 9 पे बढ़ते हैं। परमिटेड अकाउंट्स इन इंडिया फॉर एनआरआईज। अब यूनिट 9 जो है वो स्पेसिफिकली बात करता है ऐसे अकाउंट्स की जो एनआरआईज खुलवा सकते हैं, पीआईओ खुलवा सकते हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो एनआरआई और पीआईओ खुलवा सकते हैं। और जो यूनिट 10 है वो बात करता है ऐसे अकाउंट की फॉरेन करेंसी में जो रेसिडेंट्स खुलवा सकते हैं। जो इंडियन रेसिडेंट्स हैं वो अकाउंट खुलवा सकते हैं इंडिया के अंदर, फॉरेन करेंसी अकाउंट में भी। और यूनिट 9 में बात करेंगे हम एनआरआईज और पीआईओ की, जो इंडिया में अकाउंट खुलवा सकते हैं फॉरेन करेंसी के अंदर। तो 3 अकाउंट है मेनली, एनआरई, एफसीएनआर और एनआरओ, ठीक है। ये दोनों जो होते हैं वो इंडियन डिनोमिनेशन में खुलते हैं, और ये जो है ये फॉरेन करेंसी में खुलता है।
एक जो मेजर फर्क है वो ये होता है कि इसमें सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, आरडी, एफडी खुलते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ टर्म डिपॉजिट खुल सकते हैं, एफडी खुलती है इसमें बस। इसमें आप सोचो कि सेविंग्स अकाउंट खुल जाए या करंट अकाउंट खुल जाए, आरडी खुल जाए, इसमें नहीं खुलती। इसमें क्या खुलेगी? सिर्फ और सिर्फ एफडी, मिनिमम 1 साल की, वो भी इसमें भी 1 साल की होती है एफडी का टेन्योर, उसमें 7 दिन होता है, इसमें मैक्सिमम 5 इयर्स होता है। तो अब बात करते हैं, चलो एनआरई अकाउंट क्या होता है, एफसीएनआर अकाउंट क्या होता है, एनआरओ अकाउंट क्या होता है। ठीक है, इसमें भी सारे टाइप के अकाउंट्स खुल जाते हैं, जॉइंट अकाउंट परमिसेबल होता है। तो एक एक करके बात करते हैं। कौन खोल सकता है? कोई भी ऑथराइज बैंक जो है वो अपने पास एनआरई अकाउंट, एनआरओ अकाउंट, एफसीएनआर अकाउंट खोल सकता है। जैसे आईसीआईसीआई बैंक है, दिस इज एन ऑथराइज बैंक, तो ऑथराइज AD1 की कैटेगरी में आता है, तो वो इन बैंक्स को खोल सकता है। टाइप ऑफ अकाउंट क्या खोल सकते हो आप? सेविंग्स अकाउंट, करेंट अकाउंट, आरडी, एफडी सब खोल सकते हो। जॉइंट अकाउंट क्या परमिसेबल होता है? एनआरआई है भाई, पैसा बिल्कुल इंडिया में भेज रहा है, जॉइंट अकाउंट खोल सकता है। किसी के लिए तो भेज रहा है, तो उसके साथ मिलके जो स्पेशल उसका रिलेटिव है, वो जो रिलेटिव है उसके साथ मिलके वो इस अकाउंट को खोल सकता है, पर फॉर्मर और सर्वाइवर बेसिस पे खुलता है। फॉर्मर और सर्वाइवर बेसिस का मतलब जो अकाउंट ऑपरेट करेगा वो कौन करेगा? जो फॉर्मर है, जिसका अकाउंट है एनआरआई का, और इसके मरने के बाद सर्वाइवर ऑपरेट कर सकता है, जो जॉइंट अकाउंट है। अब सर्वाइवर जो है, जो रिलेटिव है, वो ऑपरेट कैसे करता है? वो पावर ऑफ अटॉर्नी लेता है, पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू वो ऑपरेट कर सकता है। रेसिडेंट रिलेटिव ऑपरेट कर सकता है सिर्फ और सिर्फ पीओए के थ्रू। ठीक है, मैंडेट नहीं लेता, ये याद रखना, पावर ऑफ अटॉर्नी लेता है। स्टैम्प डॉक्यूमेंट होता है पावर ऑफ अटॉर्नी। क्या क्या इसके अंदर परमिटेड होता है, क्या क्या आप इससे डेबिट कर सकते हो? तो जो पैसा भेजा जा रहा होता है एनआरई अकाउंट के अंदर, वो लोकल डिसबर्समेंट्स के लिए यूज हो सकता है। जो पीओए है, ये एनआरई एनआरओ अकाउंट नहीं खोल सकता, पर जो पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर है वो नहीं खोल सकता एनआरई अकाउंट। एनआरई अकाउंट कौन खोलेगा? एनआरआई खोलेगा या पीआईओ खोलेगा। पावर ऑफ अटॉर्नी जिसके पास है वो नहीं खोल सकता, ना ही वो किसी और के अकाउंट, एनआरई अकाउंट में पैसे को भेज सकता है। वो सिर्फ लोकल डिसबर्समेंट्स के लिए पैसे को निकाल सकता है। पीओए किसी और को गिफ्ट भी नहीं कर सकता इस पैसे को, कि मैं बाहर भेज देता हूँ इस पैसे को, कि हाँ मिस्टर भाई आपको जरूरत है, हाँ मेरे बेटे का यहाँ पर अकाउंट है एनआरई अकाउंट, तो मैं आपको भेज देता हूँ US डॉलर के अंदर। ये परमिसिबल नहीं है। ठीक है, कौन भेज सकता है? वो जो एनआरआई है वो भेज सकता है, उसका अकाउंट है वो भेज सकता है। तो इसके अंदर पैसा कहाँ से आएगा? एनआरआई किस में कमा रहा है? आ, बाहर की फॉरेन करेंसी में कमा रहा है, तो रेमिट कर सकता है उस अकाउंट को बाय एनी परमिटेड फॉरेन करेंसी। और रेमिटेंस इंडिया के बाहर भी हो सकता है, अगर इसको जरूरत पड़ गई, तो इसको तो पैसा अपना चाहिए ना, तो ये कर सकता है। जो फॉरेन करेंसी बैंक नोट्स हैं वो क्रेडिट हो सकते हैं। ये इंडिया के अंदर आए हैं, पैसा लेकर आए हैं, ठीक है। अब ये जो पैसा लेकर आए हैं, से दिरहम लेकर आए हैं, तो ये दिरहम को इस अकाउंट के अंदर सबमिट करवा सकते हैं, प्रोवाइडेड ये उसको आईएनआर में कन्वर्ट करवा लें, बाय गिविंग अ डिक्लेरेशन करेंसी एप्लीकेशन फॉर्म, डिक्लेरेशन ऑन करेंसी एप्लीकेशन फॉर्म। और उनको पर्सनली जाना पड़ेगा, ये किसी और को नहीं भेज सकते। जो इंटरेस्ट है वो उसमें क्रेडिट होता है, इंटरेस्ट बियरिंग अकाउंट होता है ये। करंट इनकम अगर इंडिया से हो रही है तो वो इसके अंदर आप क्रेडिट कर सकते हो, एप्लीकेबल टैक्सेस वगैरह लगते हैं। एनआरई एफसीएनआर अकाउंट के अंदर ट्रांसफर हो सकता है, इसमें भी हो सकता है और इससे भी हो सकता है। तो ये जो है परमिटेड डेबिट भी है और ये जो है परमिटेड क्रेडिट भी है। अगर मानो उन्होंने कोई होम एप्लीकेशन डाली थी, उसके लिए इन्होंने अर्नेस्ट मनी दिया था बैंकिंग चैनल्स के थ्रू, और उसका रिफंड आता है, तो वो परमिटेड हो सकता है, प्रोवाइडेड जो ओरिजिनल पेमेंट हुई है वो कहाँ से हुई है? एनआरई अकाउंट या एफसीएनआर अकाउंट से हुई है। या रेमिटेंस जो था वो कहाँ से आया? इन्होंने बाहर से भेजा है, और ट्रांजेक्शन जो है वो ऑथराइज डीलर ने वेरीफाई कर रखी है। एनआरई अकाउंट का एफडी का टेन्योर कितना होता है? मिनिमम 1 ईयर होता है। एफसीएनआर का भी 1 ईयर होता है और एनआरओ का 7 डेज होता है। इंटरेस्ट इंटरेस्ट बिल्कुल मिलेगा, पर एडिशनल इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। जो आप सिटीजन्स को देते हो, सीनियर सिटीजन्स को, वो आप इसमें नहीं दोगे। ठीक है, तो वो पैसा जो है इंटरेस्ट का आपको सेविंग्स बैंक अकाउंट में जितना मिलता है डोमेस्टिक में, उतना इसके सेविंग्स बैंक अकाउंट में मिल जाएगा। जो आप डोमेस्टिक टर्म डिपॉजिट पे देते हो, आप उससे ज्यादा एनआरई अकाउंट में नहीं दे सकते। भाई भेदभाव नहीं करना कि ये तो एनआरआई है
परदेशी बाबू है तो उसको ज्यादा हम इंटरेस्ट देंगे, ऐसा नहीं करना। ठीक है, तो जो डोमेस्टिक में आप देते हो उतना ही आप दे सकते हो। प्री मैच्योर विड्रॉल्स पे पेनल्टी लगती है, जो भी बैंक पॉलिसी होती है उसके हिसाब से पेनल्टीज लगती हैं। आरएफसी अकाउंट में ये कन्वर्ट हो जाता है एनआरई अकाउंट जब मानो एक पर्सन एक्स है, इसको कहाँ काम करवाएं, चलो ये काम कर रहा था ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, इसको इंडिया की याद आ गई, अपनी मिट्टी की याद आ गई इसको। अब ये इंडिया वापस आ गया, अब कहता है मैं नहीं जाऊंगा बाहर, मैं इंडिया में कुछ काम करूंगा, तो मैं बाहर नहीं जाऊंगा। पर इसने कमाया तो था ना यूएस ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स में, तो अब इसका अकाउंट जो है वो एनआरई अकाउंट से क्या हो जाएगा, आरएफसी अकाउंट हो जाएगा, रेसिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, अब ये एनआरई की जगह अब इंडिया में रहने लगा है, अभी क्या हो गया, इंडिया का रेसिडेंट हो गया, सिटीजन तो था ही इंडिया का, तो उसका अकाउंट जो होगा वो आरएफसी अकाउंट हो जाएगा। सिमिलरली एफसीएनआर अकाउंट भी आरएफसी अकाउंट में कन्वर्ट हो जाता है। डेथ पर तो जो भी पोस्ट मैच्योरिटी रेट होगा वो सिमिलर होगा डोमेस्टिक रेट से। लोन परमिसेबल होता है, इंडिया से भी आप ले सकते हो, फॉर इंडिया भी ले सकते हो, फॉर अब्रॉड भी ले सकते हो। इंडिया में किसके लिए ले सकते हो, तो जो भी एलिजिबल पर्पस है, आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, घर खरीदना है, आप उसके लिए ले सकते हो, पर आप रीलैंडिंग के लिए नहीं ले सकते, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए नहीं ले सकते, और आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं ले सकते। ठीक है, तो इन चीजों के लिए परमिसेबल नहीं होता। टैक्स एग्जेम्पशन जो हैं वो मिलती हैं, जो एनआरई डिपॉजिट्स होते हैं, जो इंटरेस्ट होता है, दे आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। और जब डेथ हो जाती है तो जो भी नॉमिनी होता है उसको पैसा जो है वो दे दिया जाता है, अगर रेसिडेंट नॉमिनी होता है तो उसको आरबीआई की अप्रूवल चाहिए होती है और उसको भी पैसा फिर दे दिया जाता है। एफसीएनआर अकाउंट बेसिकली टर्म डिपॉजिट अकाउंट होता है और ब्लॉक्स में खुलता है, 1 साल का मिनिमम ब्लॉक पीरियड होता है, 5 साल का मैक्सिमम ब्लॉक पीरियड होता है। ऑथराइज डीलर जो है वो मेंटेन करते हैं और इस अकाउंट को फॉरेन करेंसी के अंदर ही मेंटेन करा जाता है। तो जो भी डेजिग्नेटेड करेंसी है उस और जो फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी है आरबीआई ने डेजिग्नेट कर रखी है उसके अंदर आप कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ टर्म डिपॉजिट हो सकता है परमिटेड, आरडी भी परमिट नहीं होता। टेन्योर 1 साल से 5 साल के ब्लॉक्स में खुल सकता है। इंटरेस्ट रेट भी जान लेते हैं इस पर। फिक्स्ड भी हो सकता है, फ्लोटिंग भी हो सकता है, और फ्लोटिंग का 6 मंथ का रीसेट पीरियड होता है। रेफरेंस रेट भी कुछ चाहिए अब, तो ओवरनाइट ऑल्टरनेटिव रेफरेंस रेट या फिर स्वैप करेंसी रेट, जो भी कोट्स होते हैं जो एफबीआईएल डिस्प्ले पे लगाता है वो उसका रेफरेंस रेट होता है। 5 साल के लिए होता है तो 3 मार्कअप भी इस पे कुछ होता है। मार्कअप कितना होता है, अगर 3 साल से कम का टेन्योर है, जो एफडी का टेन्योर है 3 साल से कम का है, तो 250 बेसिस पॉइंट होता है, और अगर 3 साल से ज्यादा है, 5 साल तक है, तो 350 बेसिस पॉइंट होता है। अगेन जितना आप टर्म डिपॉजिट डोमेस्टिक टर्म डिपॉजिट पे देते हो आप उतना ही दे सकते हो। प्री मेच्योर विड्रॉल्स अगर होते हैं तो उस केस के अंदर बैंक की पॉलिसी के हिसाब से पेनल्टी जो है वो लगती है। कब पेनल्टी नहीं लगती, जब ट्रांसफर ऑफ बिजनेस हुआ है और उस केस में आपने विड्रॉ कर लिया है पैसा, या अगर डेथ हो गई है बिफोर मेच्योरिटी और पैसे को विड्रॉ करा गया है, तो उस केस में पेनल्टी नहीं लगती। ये भी आरएफसी अकाउंट में कन्वर्ट हो जाता है अगर जो पर्सन है, जो एनआरआई है, वो इंडिया में आके रहने लग जाता है, इंडिया में आके अपना काम धंधा स्टार्ट कर देता है, तो ये भी आरएफसी अकाउंट में कन्वर्ट हो जाता है। इसको यूनिट 10 में हम डील करेंगे, थोड़ी देर में डील करेंगे, मतलब ज्यादा देर नहीं है। ठीक है, एनआरओ अकाउंट, नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट, तो बेसिकली जो भी फॉरेन नेशनल इंडिया में आया है या वो बाहर रहता है और इंडिया में घूमने आया है, तो वो कौन सा अकाउंट खोल सकता है, एनआरओ अकाउंट खोल सकता है। इसके अंदर सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, टर्म डिपॉजिट, आरडी सब परमिसेबल होता है। 7 डेज का टेन्योर होता है इसमें, जो एफडी का टेन्योर होता है। ज्वाइंट अकाउंट परमिसेबल होता है, फॉर्मर और सर्वाइवर बेसिस पर ज्वाइंट अकाउंट भी परमिसेबल होता है। टेन्योर 7 डेज। इंटरेस्ट डिपॉजिट इट इज गवर्न बाय आरबीआई डायरेक्शन, जो 2016 के डायरेक्शन से
उनसे गवर्न होता है। डोमेस्टिक डिपॉजिट से ज्यादा नहीं हो सकता। जो भी आप सेविंग्स बैंक अकाउंट, मानो आपने एनआरओ में खोला है और इंडिया में जो डोमेस्टिक सेविंग्स बैंक अकाउंट है उस पर आप 3.5% दे रहे हो, तो उस पर भी आप 3.5% ही दोगे। एफडी के लिए भी और आरडी के लिए भी आप चाहे बल्क डिपॉजिट भी हो, आप जो इंडिया में आप देते हो डोमेस्टिक डिपॉजिट पे, वही आप दे सकते हो एनआरओ अकाउंट के अंदर भी। तो जो भी इंडिया घूमने आए हैं, विजिट कर रहे हैं, नॉन इंडियन ओरिजिन के फॉरेन नेशनल्स हैं, इंडिया आए हैं घूमने, तो वो क्या कौन सा अकाउंट खोल सकते हैं? एनआरओ अकाउंट खोल सकते हैं। ठीक है। जब जब ये वापस जाते हैं, तब इस अकाउंट से अपने पैसे को वापस ले जा सकते हैं ये। और इस अकाउंट को क्यों यूज कर सकते हो आप? किस चीज के लिए यूज कर सकते हो? बाहर पैसा भेजने के लिए यूज नहीं कर सकते। इंडियन डिनोमिनेशन में जो है ये अकाउंट मेंटेन होता है। आपको कोई भी लोकल डिसबर्समेंट्स करने हैं, आपको लोकल पेमेंट्स करने हैं, उसके लिए आप अपने एनआरओ अकाउंट को यूज कर सकते हो। अगर वो वापस जा रहा है, तो कितने तक की पैसा वो वापस ले जा सकता है? यूएसडी 1 मिलियन, यानी कि यूएसडी 10 लाख रुपए। 1 मिलियन कितना होता है? इट इज इक्विवेलेंट टू 10 लाख रुपीज। तो ये मानो काम करने आया था इंडिया में और इसका एनआरओ अकाउंट खुला हुआ था। मैं इसका अकाउंट खुला हुआ था, तो जो रेसिडेंट अकाउंट था उसको रीडेजिनेट कर देंगे एज एनआरओ अकाउंट। इंडिया में अगर काम करने आया था, एम्प्लॉयमेंट के लिए आया था, तो रेसिडेंट अकाउंट खुलता है। अब वापस जा रहा है, तो उसको अकाउंट को, जो रेसिडेंट अकाउंट है उसको आप कन्वर्ट कर देते हैं एनआरओ अकाउंट के अंदर। और देखते हो कि जो क्रेडिट्स हैं वो बोनाफाइड होने चाहिए। रिपार्टीशन अलाउ कर देते हो आप, यानी जो पैसा है वो बाहर भेजना अलाउ कर देते हो। सब्जेक्ट टू टैक्सेस, इंडिया में किसी ने कमाया है तो उसको जो टैक्सेस हैं, स्टैट्यूटरी ड्यूज हैं, अब वो उसको देने पड़ते हैं। और 1 मिलियन यूएसडी तक ही आप अलाउ करते हो। डेबिट जो है इस अकाउंट से क्यों होगा? सिर्फ और सिर्फ पैसा वापस भेजने के लिए होगा, और जैसे ही पैसा वापस चला जाता है आप इस अकाउंट को क्लोज कर देते हो। अकाउंट इन इंडिया फॉरेन नेशनल्स विजिटिंग इन इंडिया, अगर कोई पाकिस्तानी नेशनल है, एंटिटी है, तो उस केस में आरबीआई की अप्रूवल चाहिए। बांग्लादेशी इंडिविजुअल है तो उसके पास अगर वीजा है, रेसिडेंशियल परमिट है, तो वेल एंड गुड। अगर बांग्लादेशी एंटिटी है तो आरबीआई की परमिशन चाहिए। माइनॉरिटी कम्युनिटी है, ठीक है, एनआरओ अकाउंट अलाउ करता है माइनॉरिटी कम्युनिटी को। माइनॉरिटी कम्युनिटी पाकिस्तान और बांग्लादेश की कौन सी होगी? हिंदू, सिख, जैन, पारसी, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, ये जो 6 कम्युनिटीज होती हैं, ये कौन होती है? माइनॉरिटी कम्युनिटीज होती हैं। और इनका जो एनआरओ अकाउंट है वो कन्वर्ट कर देंगे किसमें? हम रेसिडेंट अकाउंट में, जब ये इंडियन रेसिडेंट बन जाते हैं। और ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये आपको किसको देनी होती है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को आपको ये इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। माइनॉरिटी अकाउंट्स इंडिया के अंदर घर खरीद सकते हैं, एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए ले सकते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें देखेंगे। उसके बाद ही इनको लॉन्ग टर्म वीजा होता है बेसिकली इनके पास, उसके बाद ही इंडिया आते हैं। तो 6 माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं, कौन कौन सी हैं? हिंदू, सिख, पारसी, जैन, बुद्धिस्ट और क्रिश्चियन। तो ये जो 6 कम्युनिटीज हैं, ये जब इनका एनआरओ अकाउंट चेंज हो जाते हैं रेसिडेंट अकाउंट, जब ये रेसिडेंट बन जाते हैं, इंडिया के रेसिडेंट बन जाते हैं, इंडिया की सिटीजनशिप इनको मिल जाती है। रेमिटेंस ऑफ एसेट्स, जो एनआरई अकाउंट्स के, पीआईओज अकाउंट्स के एसेट्स हैं, उनके रेमिटेंस की बात करते हैं। तो दे कैन रेमिट एनुअली अपने बहुत सारे एसेट्स से। $1 मिलियन तक की सीलिंग लिमिट होती है जितना ये रेमिट कर सकते हैं। एलिजिबल एसेट्स क्या होते हैं? इंक्लूडिंग एनआरओ अकाउंट बैलेंस, जो भी एसेट है उन्होंने उसको बेच दिया है। से कोई पर्सन था, उसके इंडिया में लैंड थी, उसने उसको बेच दिया, तो अब उस पैसे को रेमिट कर रहा है, तो उसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। जितने भी रेमिटेंस है वो सेम ऑथराइज डीलर के थ्रू होने चाहिए। और जो रेमिटेंसेज हुए एनआरओ अकाउंट से, आपको नॉन बोरिंग अंडरटेकिंग उस पर देनी पड़ती है। ठीक है, कि आपने कोई पैसे की उधारी लेकर रेमिट नहीं करा है, तो आप पैसा आप उधार लेकर रेमिट नहीं कर सकते हो। तो अगर इंडिया में लैंड है, कोई गिफ्ट में मिल गई, इनहेरेंट कर ली, तो उसको आप रेमिट कर सकते हो। एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन इंडिया बाय एनआरआई, तो जो एनआरआईज हैं, पीआईओज हैं, ओसीआईज हैं, दे कैन एक्वायर इमूवेबल प्रॉपर्टी इन इंडिया। एग्रीकल्चर लैंड, प्लांटेशन लैंड और आपकी फार्म हाउसेस को ये एक्वायर नहीं कर सकते हैं। और जो भी पेमेंट होगी वो ऑथराइज बैंकिंग चैनल्स के थ्रू होनी चाहिए। स्पाउस के थ्रू भी कर सकते हैं ये। अगर मानो कोई एनआरए की स्पाउस है, वो भी एक इमूवेबल प्रॉपर्टी इंडिया के अंदर खरीद सकती है। वो जो एक इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदेगी, उसका जो पैसा होगा वो कहाँ से आना चाहिए? वो आना चाहिए आपके ऑथराइज बैंकिंग चैनल से,
करेंसी नोट्स आप एक्सेप्ट नहीं करते हो, और उनकी शादी को, जो भी पर्सन है जो एनआरआई है और जो उनकी स्पाउस है, उनकी शादी को कम से कम 2 साल हो जाने चाहिए और वो रजिस्टर्ड मैरिज होनी चाहिए, तब उस केस के अंदर उनकी स्पाउस को भी अलाउड होता है। एक्वायर कैसे कर सकते हैं? तो परचेज कर सकते हैं, इनहेरिट कर सकते हैं, हो सकता है गिफ्ट मिल जाए, तो इन सारे केसेस में एक्वायर कर सकते हैं ये। और एक्विजिशन बाय लॉन्ग टर्म वीजा होल्डर्स, ये बांग्लादेशी और पाकिस्तान के जो सिटीजन्स के बारे में भी बात करते हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटीज के बारे में बात कर रहे थे। दे कैन एक्वायर इमोल प्रॉपर्टी इन इंडिया। 2 इमोल प्रॉपर्टी ले सकते हैं, एक रहने के लिए रेसिडेंशियल, और एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए। इस चीज का ध्यान रखना होता है कि रिस्ट्रिक्टेड एरिया में ना हो। इस चीज का ध्यान रखना होता है कि आप जो है ऑथराइज्ड डीलर को आप बताओगे, रेवेन्यू अथॉरिटीज जो हैं उनको आप बताओगे कि आपने घर खरीदा है, कहाँ खरीदा है, कितने का खरीदा है, पैसा कहाँ से आया। परचेज अलाउड है, सेल अलाउड नहीं है। सेल कब कर सकते हैं? जब इंडियन सिटीजन बन जाए तभी सेल कर सकते हैं, उससे पहले सेल नहीं कर सकते। ठीक है। और अगर किसी भी एंटी इंडियन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं तो कॉन्फिस्केट कर लेंगे। आप इंडिया में आकर एंटी इंडियन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं हो सकते हो, तो उसको कॉन्फिस्केट कर लेंगे। ये इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। ट्रांसफर ऑफ इमोल प्रॉपर्टी, तो जो ट्रांजेक्शन है वो कैसे होने चाहिए? वो इंडियन बैंकिंग चैनल्स के थ्रू होनी चाहिए। 2 इमोल प्रॉपर्टीज जो हैं उनको आप भेजकर ट्रांसफर कर सकते हो, उससे ज्यादा आप नहीं कर सकते। तो नॉन रेसिडेंट कैन ट्रांसफर वाया बैंकिंग चैनल्स, सर्टेन एक्सेप्शन 2 इमोल प्रॉपर्टी कर सकते हैं। इमोल प्रॉपर्टी पे चार्ज कौन सा क्रिएट होता है? मॉर्गेज का क्रिएट होता है। 7 टाइप के चार्जेस होते हैं, तो जो इमोल प्रॉपर्टी पे क्रिएट होता है वो कौन सा होता है? मॉर्गेज का होता है। और मूवेबल प्रॉपर्टी पे कौन से होते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज इक्विवेलेंट टू मूवेबल मॉर्गेज? कौन सा होता है? हाइपोथिकेशन का होता है, प्लेज हो सकता है। ठीक है। तो जो ऑथराइज डीलर हैं दे कैन क्रिएट मॉर्गेज ऑन इमोल प्रॉपर्टी, के अगर आपने लोन लिया है पैसा नहीं दोगे तो फिर आपके जो प्रॉपर्टी है उसको बेच देंगे और उस पर चार्ज क्रिएट कर लेते हैं, मॉर्गेज का चार्ज क्रिएट उस पर कर लेते हैं। रिपाट्रिएशन ऑफ इनकम एंड सेल प्रोसीड्स ऑफ एसेट्स हेल्ड अब्रॉड बाय एनआरआई, तो जब एनआरआई को अपनी मिट्टी की याद आ ही गई है तो वो इंडिया आ जाएगा और वो जो अपने एसेट्स हैं उनको बेच देगा या होल्ड कर सकता है जैसे उसको ठीक लगे। अगर इंडियन रेसिडेंट ओ करता है, ट्रांसफर करता है, इन्वेस्ट करता है किसी भी फॉरेन एसेट्स में, बाय द मींस ऑफ एसेट जो उसने बाहर से एक्वायर करे थे वो कर सकता है। तो जो पैसे को इंडिया में लेकर आया है, अब जब इंडिया में आ जाएगा तब कौन सा अकाउंट हो जाता है? आरएफसी अकाउंट हो जाता है। और वो अपने पैसे को बाहर इन्वेस्टमेंट के लिए यूज कर सकता है, जो उसने बाहर कमाया है या उसके पास बाहर से आया है, तो उस अपने पैसे को किसी भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट में यूज कर सकता है। उस पे उसको आरबीआई की रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगती हैं। विदाउट आरबीआई अप्रूवल वो यूज कर सकता है उन फॉरेन एसेट्स को, इनकम को, सेल्स को पोस्ट रिटर्न। ठीक है। दिस कौन सी ट्रांजेक्शन्स कवर्ड होती हैं? फॉरेन करेंसी अकाउंट, या कोई भी आपने इनकम बाहर से अर्न करी है, या फॉरेन एक्सचेंज जो आपने इनहेरिट करी है, आप अब्रॉड में आपकी है, आप उसको बेच कर भी ला सकते हो पैसे को, है ना। इन्वेस्टमेंट्स बाय एनआरआईज और पीआईओज, वो इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के अंदर। जो एक चीज आपको ध्यान रखनी है, देखो कर तो एलएलपी में भी सकते हैं, लिस्टेड कंपनीज में भी कर सकते हैं, अनलिस्टेड कंपनी में भी कर सकते हैं, प्रोप्राइटरशिप्स में भी कर सकते हैं। पर एक चीज आपको यहाँ ध्यान रखनी है, वो ये है कि अगर वो लिस्टेड कंपनी में करते हैं, लिस्टेड इंडियन कंपनी के अंदर अगर वो करते हैं तो 5% कर सकते हैं। अगर कोई इंडिविजुअल है तो 5% उस कंपनी की इक्विटी का इन्वेस्ट कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं कर सकता। और कंबाइंड एनआरआई जो हैं कलेक्टिवली वो 10% होल्ड कर सकते हैं, और इस लिमिट को बढ़ा के 24% तक करा जा सकता है। ठीक है। तो ये 3 नंबर्स हैं, ये आप याद रखना। इनको डिक्लेरेशन करनी पड़ती है बेनिफिशियल इंटरेस्ट की। अगर कोई नॉन रेसिडेंट है, उसने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो उन कंपनीज को डिक्लेरेशन करनी पड़ती है। अब हम बात करते हैं यूनिट 10 की। ठीक है। यूनिट 8 और 9 खत्म हो चुका है। आपके लगभग 4 नंबर 5 नंबर पक्के हो चुके हैं। सॉरी,
अब बात करते हैं अकाउंट्स परमिटेड इन इंडिया। रेसिडेंट्स खुलवा सकते हैं जो रेसिडेंट इंडिया में होल्ड कर सकते हैं। इससे पहले एक SNRR अकाउंट भी है, उसके बारे में भी समझ लो, उसके बाद यूनिट 10 पे आते हैं। SNRR अकाउंट बेसिकली वो फॉरेन एंटिटीज खोल सकते हैं, वो बिजनेस एंटिटीज खोल सकते हैं जो इंडिया में बिजनेस करने के लिए आई हैं। ठीक है। अब करंट अकाउंट होता है, एक्सपोर्ट बिजनेस है अगर आपका, या इंडिया में आपको बिजनेस यूनिट अपनी एस्टैब्लिश करनी है, इंडियन किसी के साथ करनी है जो इंडिया में ऑलरेडी रह रहा है, तो आप स्पेशल नॉन रुपी रेजिडेंट अकाउंट को खोल सकते हो। ठीक है। करंट अकाउंट होता है, इस पर कोई भी आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता, जो भी टेन्योर है उतने तक खुल सकता है या 7 साल तक के लिए खुल सकता है। उसके बाद आपको आरबीआई की परमिशन चाहिए होती है। ठीक है। 7 ईयर्स या फिर जितना भी आपके बिजनेस का टेन्योर है उस तक के लिए खुल सकता है। अब बात करते हैं अकाउंट्स परमिटेड इन इंडिया जो रेसिडेंट होल्ड कर सकते हैं। ट्रिपल ई FC अकाउंट खोल सकते हैं जो भी बाहर कमा रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, फॉरेन करेंसी कमा रहा है। RFC अकाउंट जो अभी आपके NRE अकाउंट से, FCNR अकाउंट से, मिट्टी की याद आ गई, किसमें कन्वर्ट होंगे? RFC अकाउंट में कन्वर्ट होंगे। फॉरेन करेंसी डोमेस्टिक अकाउंट, एक ऐसे इंडिविजुअल अकाउंट जो बाहर घूमने गया था, पैसा बच गया, अकाउंट खोलना चाहता है, खोल सकता है। या ऑनरेरियम मिल गया, गिफ्ट मिल गया, कोई लीगल सेटलमेंट हो गई, वहां से पैसा आ गया। या फिर कोई डायमंड ट्रेडर है, मर्चेंट है, तो उसके लिए डायमंड डॉलर अकाउंट खुलता है। नाम से ही कैसे देखो डायमंड से लग रहा है, डायमंड डॉलर अकाउंट स्कीम। तो हम ट्रिपल EFC से करते हैं। करंट अकाउंट होता है, इंटरेस्ट इस पर मिलता नहीं है। परमिटेड क्रेडिट्स कौन से होते हैं? जो भी फॉरेन रेमिटेंस आ रहा है, इनवर्ट रेमिटेंस 100%, बिल्कुल जितना पैसा आना है बाहर से आने दो, पर लीगल सोर्स से आना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना है। इसलिए इनका KYC वगैरह सब कुछ करा जाता है, ड्यू डिलिजेंस करा जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग AML के और मनी लॉन्ड्रिंग गाइडलाइंस, AML गाइडलाइंस सबका ध्यान रखा जाता है। काउंटर ट्रेड से पेमेंट आ रही है, एक्सपोर्ट यूनिट अगर इनकी है, तो कोई भी ट्रेड रिलेटेड लोन दे रखा है उसकी रीपेमेंट आ रही है, प्रोफेशनल अर्निंग है, इंटरेस्ट दूसरे अकाउंट से आ रहा है। ठीक है। इस अकाउंट पे इंटरेस्ट नहीं मिलता, इस चीज का ध्यान रखना। डिस इन्वेस्टमेंट प्रोसीड करिए, कोई शेयर्स हैं आपने कन्वर्ट कर दिए, करा दिए अगर उनको, या फॉरेन एक्सचेंज पेमेंट है इंडियन स्टार्टअप से आ रही है, सेल से, एक्सपोर्ट से। अनयूज्ड फॉरेन करेंसी थी आपकी, उसको आप इसमें डिपॉजिट कर सकते हो। अगर एक बार इंडियन रुपी में विड्रॉ कर लिया तो इंडियन रुपी के अंदर डिपॉजिट्स नहीं हो सकते इसके अंदर। ठीक है। परमिटेड डेबिट्स क्या होते हैं? आपको बाहर पेमेंट करनी है, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट रिलेटेड करनी है, या आपके बिजनेस अकाउंट रिलेटेड है, या आपको एक्सपोर्ट कर रहे हो, आप 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट से कर रहे हो, कस्टम ड्यूटी पे करनी है, ट्रेड रिलेटेड लोन्स आपने ले रखे हैं उसकी पेमेंट करनी है, तो ये सारी पेमेंट्स अलाउड होती हैं। अगर रुपये में विड्रॉ करा है तो दोबारा क्रेडिट आप नहीं कर सकते हो। नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग अकाउंट होता है, करंट अकाउंट होता है, क्योंकि बिजनेस रिलेटेड है ना। ट्रांजेक्शनल अकाउंट्स कौन से होते हैं? करंट अकाउंट होते हैं, सेविंग अकाउंट तो नहीं होते। तो करंट अकाउंट खोलोगे। कोई फंड बेस्ड फैसिलिटी, नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी, क्रेडिट फैसिलिटी आप प्रोवाइड नहीं कराते हो अगेंस्ट द बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट। और ट्रैकिंग क्रेडिट एडवांसेस जो हैं उसको आप रीपे कर सकते हो उस अकाउंट से, जो भी आपकी एक्चुअल कॉस्ट आई है फॉर ट्रैकिंग क्रेडिट एडवांसेस उसको आप पे कर सकते हो। कोई भी क्रेडिट नहीं होगा फॉर क्लेम सेटलमेंट इन INR, इंडियन रुपी का पैसा नहीं जाएगा इसमें। रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट, तो परमिटेड क्रेडिट्स कौन से होते हैं इसमें? कोई भी पेंशन है, कोई भी एसेट है अगर किसी नॉन रेसिडेंट स्टेटस से कन्वर्ट हुआ है, गिफ्ट आया है, अब्रॉड में प्रॉपर्टी थी उसको बेचकर पैसा आया है, कोई भी प्रोसीड्स आए हैं LIC क्लेम के, या फिर सरेंडर करा है फॉरेक्स वैल्यू को, उसका पैसा है, तो क्रेडिट हो सकता है। डेबिट, आप किसी भी चीज के लिए आप इसको यूज कर सकते हो, कैन बी यूजफुली आउटसाइड इंडिया, या फिर आप इसको INR में कन्वर्ट करा लो। बाहर आपको इन्वेस्टमेंट्स करने, आप इन्वेस्टमेंट्स कर लो, इंडियन रुपी में कन्वर्ट कराने तो इंडियन रुपी में इसको कन्वर्ट करा लो। रेसिडेंट रिलेटिव्स जो है वो जॉइंट अकाउंट होल्डर्स इनके हो सकते हैं। नो ऑपरेशन ड्यूरिंग अकाउंट होल्डर्स लाइफ, क्यों? क्योंकि F और S होते हैं। फॉर्मर और सर्वाइवल बेसिस पे खुलता है ना। और जॉइंट ऑपरेशन अकाउंट जो है वो हमने देखे थे सारे, तो आई होप आपको याद होगा, नहीं देखा तो आप उसको जाके देखो वीडियो को। NRE अकाउंट और FCNR अकाउंट का जो बैलेंस है वो ट्रांसफर हो जाता है RFC अकाउंट में, जब उनका स्टेटस जो है वो रेसिडेंट हो जाता है। अब आप नॉन रेसिडेंट नहीं रहे, अब आप रेसिडेंट हो गए हो इंडिया के।
रेसिडेंट फॉरेन करेंसी डोमेस्टिक अकाउंट, ये बेसिकली एक पर्सन जो है ये इंडिया में ही रहता है, ठीक है। ये इंडिया में रहते हुए इसने कोई फॉरेन एक्सचेंज कमाए हैं, नॉन बिजनेस, फ्रॉम नॉन बिजनेस सर्विसेज, ठीक है। कोई गिफ्ट मिल गया, कोई ऑनरेरियम मिल गया, कोई क्लेम सेटलमेंट आ गया, घूमने गया था तो उसका पैसा बच गया, वो डालना चाहता है। लाइफ इंश्योरेंस प्रोसीड आ गए फॉरेन करेंसी में, या डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया इसने, एडीआर जीडीआर में, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ये ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट में इसने इन्वेस्ट कर रखा था, उसको डिसइन्वेस्ट कर दिया, तो सारा पैसा जो है वो क्रेडिट कर सकता है इसके अंदर। परमिटेड डेबिट कौन से होते हैं? जो भी ऑथराइज डेबिट्स हैं करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट रिलेटेड, वही कर सकते हो आप। हमारे इंडिविजुअल जो आप हो, आप पहले से क्या हो, रेसिडेंट हो, आप एनआरआई से रेसिडेंट नहीं बने हो, तो जो एप्लीकेशंस होती हैं वो आप पर अप्लाई होंगी, जितनी भी करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट रिलेटेड होती हैं। डायमंड डॉलर अकाउंट, बेसिकली डायमंड मर्चेंट्स हैं, डायमंड डीलर्स हैं, वो यूज कर रहे हैं उसके एक्सपोर्ट के लिए, उसकी लोकल सेल्स के लिए, उसके शिपमेंट के लिए डायमंड्स के, ये अकाउंट खोला जाता है। ट्रांसफर कर सकते हो आप फंड्स को रुपया अकाउंट में। अब देखो जो भी बिजनेस रिलेटेड होगा, आपको, आप समझदार हो, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। करंट अकाउंट होता है, कोई इंटरेस्ट नहीं देंगे, इंटरेस्ट नहीं देंगे, ठीक है। दूसरी कंडीशन, जो भी पैसा इसमें डला हुआ है ईएफसी, आरएफसी, डी और डीडी अकाउंट में, डायमंड डॉलर अकाउंट में, कौन सा छोड़ दिया हमने? खाली आरएफसी अकाउंट छोड़ दिया, ठीक है। इसमें जो भी पैसा डला हुआ है, अगर आपको जरूरत नहीं है उस पैसे की, तो वो क्या होता है, वो कन्वर्ट करा दिया जाता है रुपीस के अंदर। आपको जरूरत है, जब तक जरूरत है आप उसमें मेंटेन कर सकते हो, वरना आपको कन्वर्ट करवा दिया जाता है रुपीस के अंदर। और ईएफसी और आरएफसी अकाउंट जो होते हैं, जब रेसिडेंट का स्टेटस चेंज हो जाता है, अब वो इंडिया का रेसिडेंट नहीं रहा, अब वो क्या बन गया, एनआरआई बन गया, तो एनआरई और एफसीएनआर अकाउंट के अंदर उसको चेंज करा सकते हैं। दूसरी स्पेसिफिक कैटेगरीज जो परमिटेड है इंडिया में फॉरेन करेंसी अकाउंट खोलने के लिए, इंडियन एजेंट्स ऑफ शिपिंग और एयरलाइन कंपनीज फॉर मेंटेनेंस चार्जेस, फॉर रिलेटेड एक्सपेंसेस, क्रू रिलेटेड एक्सपेंसेस परमिटेड होते हैं। उनका पैसा कहाँ से आएगा? जो भी प्रिंसिपल कंपनी है वहां से पैसा आएगा। प्रोजेक्ट ऑफिस इंडिया में टेम्परेरी टाइम के लिए खोल सकते हो, सैंक्शन अथॉरिटी होनी चाहिए, आरबीआई अप्रूवल होना चाहिए। परमिटेड डेबिट जो होते हैं सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्ट ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंसेस में आप कर सकते हो, और जो आपके पैसे आएगा वो या तो आपके पास ग्रांट्स आने चाहिए, या फिर आपकी जो सैंक्शन अथॉरिटी वहां से पैसा आना चाहिए, या जो प्रिंसिपल ऑफिस है, मानो जर्मनी की कंपनी है इंडिया के अंदर प्रोजेक्ट ऑफिस खोलना चाह रही है, तो जर्मनी से आपके पास पैसा आना चाहिए। परमिटेड अकाउंट का जो टेन्योर है, जितना प्रोजेक्ट ऑफिस की का टेन्योर है, काम करने का टेन्योर है, उतना इसका टेन्योर रहता है। इंटरनेशनल इवेंट्स ऑर्गेनाइजर जो होते हैं वो टेम्परेरी अकाउंट खोल सकते हैं। इसमें परमिटेड डेबिट्स कौन से होते हैं, क्रेडिट्स कौन से होते हैं? पैसा कहाँ से आ सकता है? फीस से आ सकता है, डोनेशन से आ सकते हैं, ग्रांट्स आ सकते हैं। आपका पैसा जा कहाँ सकता है? कोई आपका होस्ट आ रहा है, कोई गेस्ट स्पीकर आ रहा है, आपको उस पर पैसा देना है, या फिर किसी ने आपके पास रजिस्ट्रेशन कराया था, रजिस्ट्रेशन फीस पे करी थी, उसका रिफंड आपको करना पड़ रहा है। तो ऐसे ही एक्सपोर्टर्स ऑन डेफर्ड पेमेंट और स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो हैं, वो एलिजिबल एक्टिविटीज के लिए अपने अकाउंट्स को खुलवा सकती हैं फॉरेन करेंसी के अंदर, इंडिया के अंदर। परमिटेड फॉरेन करेंसी अकाउंट जो इंडिया के बाहर आप खोल सकते हो। क्यों खोल सकते होगे? बिजनेस पर्पस के लिए खोल सकते होगे, बाहर पढ़ने गए हो एलआरएस के अंदर खोल सकते हो, स्टे के लिए गए हो बाहर, तो टेम्परेरी स्टे के लिए गए हो, उसे 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए घूमने गए हो, तो बाहर आप अपना अकाउंट खोल सकते हो। पर जब इंडिया में आओगे तो वापस उस पैसे को लेकर आना है और कन्वर्ट कराना है, ठीक है। कोई एग्जीबिशन में, ट्रेड फेयर में पार्टिसिपेट आप करने गए हो, आप एक बिजनेस हो जो बाहर ट्रेड फेयर लगता है, आप उसमें पार्टिसिपेट करने गए हो, आप रेमिटेंस भेज रहे हो एलआरएस के अंदर, आप इंडियन स्टार्टअप हो जिसकी ओवरसीज सब्सिडी से आप पैसा कमा सकते हो, तो बाहर आप अपना फॉरेन अकाउंट खोल लो, फॉरेन करेंसी अकाउंट खोल लो इंडिया के बाहर। या फिर आप जीडीआर, एडीआर, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स, इसके थ्रू फंड को रेज कर रहे हो, तो आप खोल सकते हो। मोड्स ऑफ एक्वायरिंग प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया बाय रेसिडेंट, कैसे एक्वायर कर सकता है? या तो खरीद ले, या इनहेरिट कर ले किसी से जो नॉन रेसिडेंट है, ठीक है। इफ ओरिजिनली ऑब्टेन्ड और इनहेरिटेड फ्रॉम रेसिडेंट। अब बात करते हैं इसके आखिरी टॉपिक की, यूनिट 10 के आखिरी टॉपिक की, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, एफसीआरए 2010। एप्लीकेबिलिटी कब से हुई है? 1 मई 2011 से एप्लीकेबल है। बेसिकली जो फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन हैं, जो पैसा आ रहा है, फॉरेन हॉस्पिटैलिटी है, उससे जो पैसा आ रहा है उसको रेगुलेट करता है।
सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इस चीज का ध्यान रखती है जो फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस आ रहे हैं वो ठीक काम के लिए आ रहे हैं, वो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए नहीं आ रहे हैं, वो फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म के लिए नहीं आ रहे हैं, फाइनेंशियल क्राइम्स करने के लिए नहीं आ रहे हैं। तो एफसीआरए ने रिप्लेस करा था 1976 का एक्ट था एफसीआरए का, उसको रिप्लेस करा था। और दिस इज अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन जिसके अंदर बहुत सारी चीजें जो हैं वो नई आई थी। प्रोविजन जो है वो किससे रिलेटेड है, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस के। फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस बेसिकली फॉरेन करेंसी रिलेटेड। और फॉरेन हॉस्पिटैलिटी मतलब अगर आप कोई किसी ने बाहर बुलाया है एंड दिस इज नॉट ऑफ अ कैजुअल नेचर, आपको बाहर बुलाया है, आपके रुकने के, आने जाने के, खाने पीने के सारे आपको पैसे दिए हैं, तो क्या फॉरेन हॉस्पिटैलिटी है। कुछ प्रोमिनेंट पोजीशंस के पे लोग होते हैं, सरकार को ये ध्यान रखना पड़ता है कि ये लोग फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस ना लें, ये लोग फॉरेन हॉस्पिटैलिटी को एक्सेप्ट ना करें। जैसे एमपीज हैं, एमएलएज हैं, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस को एक्सेप्ट ना करें। जजेस हैं, कोई भी प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर है, कोई भी एडिटर है, तो ऐसे लोग जो होते हैं वह पर्सन ऑफ प्रोमिनेंट पोजिशंस, और उनको अलाउ नहीं होता कि आप फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस या फॉरेन हॉस्पिटैलिटी को एक्सेप्ट करो। फॉरेन कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, फॉरेन करेंसी के अंदर डोनेशन होना, ट्रांसफर होना, एंड इट कवर्स वेरियस एंटिटीज। किसी सरकार से आपको पैसा आ रहा है, किसी बाहर की सरकार से आ रहा है, एजेंसी से आ रहा है, किसी कंपनी से आ रहा है, किसी सिटीजन ने आपको बाहर पैसा भेजा, तो फॉरेन करेंसी के आपके पास पैसा आ रहा है, डोनेशन आ रहा है, क्यों आ रहा है, उस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो प्रोहिबिशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ फॉरेन करेंसी, कोई भी इलेक्शन में कैंडिडेट खड़ा हुआ है वो नहीं कर सकता। कॉरेस्पॉन्डेंट, कार्टूनिस्ट, कोई भी प्रिंट मीडिया में अगर कोई है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में है, पब्लिक सर्वेंट अगर कोई है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, एमपी है, एमएलए है, पॉलिटिकल पार्टी का ऑफिस बेयरर है, कोई भी किसी कंपनी के साथ एसोसिएटेड है जो प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर इन्वॉल्व है, ठीक है, कोई भी पॉलिटिकल नेचर के ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ है, तो वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। सिमिलरली फॉरेन हॉस्पिटैलिटी को भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। फॉरेन कंट्रीब्यूशन को कौन एक्सेप्ट कर सकता है, इसके लिए सर्टिफिकेट चाहिए होता है फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, आपको रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है, और ये रजिस्ट्रेशन होती है वो 5 साल के लिए वैलिड होती है। सरकार चाहे तो इसको सस्पेंड भी कर सकती है, इसको कैंसिल भी कर सकती है। अगर लगता है कि कॉन्ट्रवेन कर रहे हो आप प्रोविजंस ऑफ एफसीआरए, तो सरकार कैंसिल कर देगी और जो भी आपका पैसा है उसको फ्रीज कर लेती है। जो बैंक्स होते हैं उनको रिपोर्ट करना जरूरी होता है टू द गवर्नमेंट, ठीक है, जो भी फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन है उनको रिपोर्ट करना जरूरी होता है। तो किसके लिए आप एक्सेप्ट कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन के लिए रिक्वायर होता है कि पर्सन जो है वो किसी कल्चरल, इकोनॉमिक, किसी सोशल प्रोग्राम में है, एजुकेशनल, रिलीजियस प्रोग्राम में है। सर्टिफिकेट चाहिए, प्रायर परमिशन चाहिए। अनरजिस्टर्ड पर्सन है वो भी कर सकते हैं, पर सेंट्रल गवर्नमेंट की उनको प्रायर परमिशन चाहिए होती है। तो रजिस्ट्रेशन या परमिशन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन सर्टेन सेट क्राइटेरिया उनको प्रोवाइड कराती है, और जो सर्टिफिकेट है वो 5 साल के लिए वैलिड होता है विद ऑप्शन ऑफ रिन्यूअल। सस्पेंशन और कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, अगर सरकार को लगता है कि आप कॉन्ट्रवीन कर रहे हो तो वो सस्पेंड कर सकती है और कैंसिल भी कर सकती है आपके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। एक क्वेश्चन जो मैं आपको दे रहा हूं, जो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि बैंक को कितने टाइम पीरियड में गवर्नमेंट को नोटिफाई करना होता है विद रिगार्ड टू फॉरेन कंट्रीब्यूशन। मैं आपको ऑप्शंस भी देता हूं। नंबर 1 24 आवर्स, नंबर 2 48 आवर्स, तो दिस इज ऑप्शन ए, दिस इज ऑप्शन बी। ऑप्शन सी जो है आपका वो है 36 आवर्स, एंड ऑप्शन डी इज 72 आवर्स, ठीक है। तो इसका आंसर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे। तो जिसने भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप चैनल को ज्वाइन नहीं करा है, टेलीग्राम ग्रुप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। इस क्लास की जो पीपीटी है वो आपको इसी चैनल पे मिलेगी, ठीक है। पोल क्वेश्चंस आपको इसी चैनल पे मिलेंगे। आपके एग्जाम होने से पहले मैराथन सेशंस हम कराएंगे, भर भर के मैराथन सेशंस कराएंगे, उसकी टेंशन मत लीजिएगा आप। कोई भी आपका डाउट है, कोई भी आप चीज पूछना चाहते हो, कोई भी दिक्कत परेशानी, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप चैनल पे पूछ सकते हो। एंड यू कैन यूज द कोड JAIIB फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। जो भी एप्लीकेबल मैक्सिमम डिस्काउंट होगा वो आपको मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। डू लाइक द वीडियो, अगर आपको यूजफुल लगी हो तो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, जिससे उनका भी थोड़ा सा फायदा हो जाए यार, थोड़ा उनका भी फायदा करा दो।
चलो मिलते हैं अब अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करना।